हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम आज आगे के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर 2020 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरणीय मानते हैं। Name two energy sources that you would consider to be renewable. तो अगर हम नवीनीकरणीय स्रोत की बात करें तो ऐसे स्रोत या ऐसे सोर्सेस जो कि रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, जो आपको बार बार मिल जाते हैं। यानी अगर आप उन्हें एक बार यूज करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो एक बार उपयोग करने के बाद वो पूर्णतः खत्म नहीं होते हैं, आपको बार बार वो प्राप्त हो जाते हैं इजीली। तो जिसके जो एग्जाम्पल्स है वो आपके हैं सौर ऊर्जा। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो सनलाइट है या सूर्य है, सन है, वो करोड़ों सालों से जो है प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, और आगे भी करोड़ों सालों तक वो ऊर्जा प्रदान करेगा। तो जिस कारण हम ये जानते हैं कि अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग एक बार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, हमें वो प्राप्त होता रहे। इसी तरीके से अगर हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास ऐसा फ्यूल है या ऐसा ईंधन है जो हमें, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इनसे हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आपका बायोमास में जैसे कि आपका आता है, जिसे आप गोबर के जो है उपले बनाते हैं, काउडंग केक्स बनाते हैं, जो कि आप ईंधन के तौर पे यूज करते हैं। फिर आपका जैसे कि आपका लकड़ियां जो आपको पेड़ों से प्राप्त होती है, लकड़ियां हो गया, ठीक है, सूखे पत्ते हो गए, पराली हो गई, तो ये भी आप ईंधन के तौर पे यूज करते हैं, एनर्जी के सोर्स यानी ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज करते हैं। और आप ये जानते हैं कि जब तक जो है लिविंग बींग्स है, आपको ये बार बार प्राप्त होता रहे। यानी अगर आप लकड़ी को एक बार जला लेते हैं तो आपको दोबारा लकड़ी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गोबर की बात करें तो क्योंकि जानवर हैं, अभी एक टाइम जैसे आपने गोबर का यूज कर लिया, उससे आपने जो है उपले बना दिए और उनका यूज कर लिया, उनका उपयोग कर लिया, ऐसा तो नहीं होगा कि फिर आप दोबारा उपले नहीं बना पाएंगे, दोबारा से आप उससे आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या हो रहा है, ये बार बार आपको प्राप्त हो सकता है, एक बार यूज करने के बाद, यानी एक बार इसका उपयोग करके ये पूर्णतः खत्म नहीं होता। तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। इसी तरीके से हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें या हाइड्रो एनर्जी की बात करें, यानी जो आपके जल विद्युत ऊर्जा जो होती है, जो आपको पानी से प्राप्त होती है, वो भी एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि जब तक पानी है आपको क्या है, हर दिन आपको उससे ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार यूज कर दिया तो पूरा खत्म हो जाए, आप उसका दोबारा से यूज करके जो है आपको एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगर हम पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी की बात करें तो वो भी एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी। तो इसी तरीके से आपको दो स्रोत बताने हैं ऊर्जा के, जो कि नवीनीकरणीय स्रोत है। इसके एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। यानी अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा की और बायोमास की, तो ये दो जो है ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीनीकरणीय है, यानी जो रिन्यूएबल है। अब अगर हम जियोथर्मल हीट की बात करें तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, ठीक है, लावा, मैग्मा है, लावा है। तो क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी है वो अंदर से गर्म। अब कई बार क्या होता है, जो ये मैग्मा होता है ये ऊपर आ जाता है और पृथ्वी की सतह के पास आ जाता है। तो कभी क्या होता है कि कभी अगर बाय चांस वहां से कोई पानी का स्रोत जो है जा रहा है, तो
क्या होता है, वो पानी गर्म होता है और आपको जब वो पृथ्वी के बाहर से वो पानी निकलता है तो गर्म पानी के तौर पे आपको दिखाई देता है, द हॉट वाटर गीजर जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली किसके कारण हो रहा है, जियोथर्मल हीट के कारण, यानी भूतापीय ऊर्जा के कारण, क्योंकि पृथ्वी के जो अंदर मैग्मा है वो आपके पानी के जो सोर्स है, पानी का जो स्रोत है उसके कांटेक्ट में आया, जिस कारण आपका पानी गर्म हो गया और इसका आप उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, जियोथर्मल हीट एंड बायोमास आर टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा और बायोमास दो ऊर्जा के स्रोत या दो ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोत। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समाप्य मानते हैं, यानी आपको दो एनर्जी सोर्सेस के बारे में बताना है जो आपको ऐसा लगता है कि जो एग्जॉस्टेबल है, जो खत्म हो जाएंगे, यानी जिसका हम उपयोग कर रहे हैं और कुछ समय बाद वो खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल जो सोर्सेस है इनकी अगर हम बात करें तो ऐसे स्रोत जो कि उपयोग करने के बाद पूर्णतः खत्म हो जाएंगे, यानी जिससे आप बार बार यूज या आपको बार बार जो अवेलेबल नहीं हो पाएगा, एक बार यूज करने के बाद जो फिनिश हो जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव। तो ऐसे जो है आपके जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करें तो जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, यानी जिसे आप फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके जो बचे कुचे यानी जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं, जो जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं वो क्या होते हैं, वो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं और लाखों सालों में वो क्या हो जाते हैं, जो ये फॉसिल्स होते हैं वो आपके पेट्रोल फॉसिल फ्यूल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम इन फॉसिल फ्यूल्स का या जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो ये जब तक हमारे पास अवेलेबल है हम इसका यूज तब तक ही कर पाते हैं, इसके बाद इसे दोबारा बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी लाखों समय इन्हें लग जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसे स्रोत हैं ऊर्जा के, एग्जॉस्टेबल या समाप्य। अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन में आपके दो तरीके के जो है ईंधन आते हैं, एक आपका कोल हो गया, ठीक है, जिसे आप कोयला कहते हैं, दूसरा आपका पेट्रोल हो गया। तो अगर हम कोल की बात करें तो कोल जो है पौधों के, पेड़ पौधों के जो बचे कुचे जो अवशेष होते हैं उनके दबने से, ठीक है, लाखों सालों तक उनके दबने से, उन पे प्रेशर और हीट लगने से, यानी उस पे जब ताप और जो है दाब पड़ता है तो उसके कारण वो लाखों सालों में कोयला बन जाते हैं। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें, जो पेट्रोल और डीजल होता है, ये बेसिकली जो जीव होते हैं, जंतु जो होते हैं बेसिकली, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, उनके जो है जो जानवर होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं वो पृथ्वी के नीचे दब जाते हैं और लाखों सालों तक प्रेशर और हीट के कारण वो पेट्रोल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपके दो तरीके के जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको हम एग्जॉस्टेबल कह सकते हैं क्योंकि इसका उपयोग करके क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और इसे दोबारा बनने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम आर टू एनर्जी सोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेबल, यानी कोयला और पेट्रोल दो ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो समाप्य हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभ को लिखिए, यानी राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम, यानी जो बांध बनाए जाते हैं उनके 4 आपको फायदे बताने हैं, किसके फायदे क्या होते हैं। तो अगर हम बांधों की बात करें तो आप जानते हैं जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, वो हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों पे बनाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है रिजर्वॉयर में यानी जलाशय में, और उसे एक हाइट पे इकट्ठा किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसकी जो गेट होती है उसको खोल दिया जाता है
और फिर उस हाइट से जो है पानी जो है नीचे गिरता है। तो क्योंकि जो पानी है वो एक हाइट से नीचे गिर रहा है, तो उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर जैसे ही वो स्थितिज जो उसके पानी जो है जो ऊपर से यानी हाइट से नीचे गिर रहा है, वो जब टरबाइन्स के ऊपर गिरता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो जो है उस टरबाइन्स को मूव करने में मदद करती है, जिस कारण जो टरबाइन होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, उनमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और जिसको जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम बात करें डैम्स के बेनिफिट की, यानी जो डैम होते हैं उनको बनाने के क्या क्या लाभ होते हैं, तो उसके जो लाभ हैं वो पहला लाभ ये है कि अगर हम बिजली का उत्पादन जो है डैम से करते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या जो पावर हमें मिलेगी, जो ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो एक कांस्टेंट रेट पे प्राप्त होती है। यानी ऐसा नहीं होता कि कभी हमें ज्यादा मिल रही है कभी कम मिल रही है। जो बिजली का उत्पादन होता है वो एक नॉर्मल रेट पे होता है। दूसरा, हम पानी का जो उपयोग करते हैं वो जुडिशियसली कर पाते हैं, यानी तरीके से, यानी हमारी जो पानी है वो सेव हो पाता है। ठीक है, आप उसको फालतू व्यर्थ में उसको वेस्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, अगर हम, क्योंकि आप जानते हैं डैम्स को बनाने के लिए हमें रिजर्वॉयर यानी जलाशय बनाने होते, तो जब हम जलाशयों को बनाते हैं जो कि डैम्स के पीछे हम बनाते हैं, इनका उपयोग हम जो है इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे आपके जो डैम्स होते हैं वहां पे जलाशय का, जैसे कि टिहरी डैम हो गया, उसके पीछे भी क्या है लेक बनाई गई है, आर्टिफिशियल लेक जो है, जिसपे क्या होता है जो आपके टूरिस्ट हैं वो आते हैं, वो जो है वहां पे बहुत सारे जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि नाव वगैरह बोटिंग वगैरह, इसका लुत्फ उठाते हैं और बहुत सारे वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस बनाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम भाखड़ा नागल डैम की बात करें तो भाखड़ा नागल डैम में भी जो है जलाशय, क्योंकि डैम्स हैं तो डैम्स में कैसा होता है जो आपका बिजली का प्रोडक्शन होता है या जो आपके विद्युत ऊर्जा जो है उसका जब उत्पादन होता है तो क्या किया जाता है, बड़े बड़े रिजर्वॉयर यानी जलाशय बनाए जाते हैं और पानी को हाइट से नीचे फेंका जाता है। तो जो रिजर्वॉयर्स होते हैं, जो जलाशय होते हैं, उनका उपयोग टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे किया जाता है, वहां पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डैम्स की, तो डैम्स से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा जो हम बनाते हैं वो पानी के माध्यम से बनाते हैं, यानी पानी को, वाटर को एक हाइट से नीचे फेंका जाता है। अब क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हम किसी भी तरीके का फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी जीवाश्म ईंधन या ऐसे ईंधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्पादन होता है। तो ऐसी तरीके के हम किसी भी तरीके का फ्यूल हम इसमें यूज नहीं करते हैं। इसमें जो है पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसका उपयोग किया जाता है टरबाइन्स को मूव कराने में। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी ऐसे फ्यूल का यूज नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो पाता है, ऐसे हम किसी भी तरीके का जो है फ्यूल यानी ईंधन का उपयोग नहीं करते हैं। तो यानी अगर हम बात करें डैम्स की, तो डैम्स के माध्यम से जो है पोल्यूशन जो है वो कम होता है या पोल्यूशन नहीं होता है। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी की, जब हम थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं तो आप ये जानते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी का से हम क्या करते हैं, स्टीम का उत्पादन करते हैं और स्टीम से आपके टरबाइन्स को मूव कराते हैं। और वो जो हीट होती है वो हमें जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोयला है, कोयले को जला के हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे भाप बनती है और टरबाइन्स मूव करती है और जिससे आपके बिजली का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हम कोयले का यूज कर रहे हैं और कोयला क्या करता है, आपकी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसों का उत्सर्जन करता है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या एसिड रेन होती है। तो इस तरीके के किसी भी तरीके का जो फ्यूल है उसका हम उपयोग डैम्स में जो है बिजली के उत्पादन में नहीं करते हैं, जिस कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी जो प्रॉब्लम है
वो नहीं होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके डैम्स होते हैं, डैम्स से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है उससे हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 4 बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स आर, यानी बांध बनाने के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यानी इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है विद्युत ऊर्जा या बिजली का उत्पादन करते हैं कांस्टेंट रेट में, ठीक है, एक कांस्टेंट रेट में। किसकी सहायता से? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, यानी जो जल विद्युत जो शक्ति है उससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं। यानी हम पानी के माध्यम से क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, और जो बिजली का उत्पादन होता है वो कांस्टेंट रेट में होता है, यानी कभी कम ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल एक रेट में जो है बिजली का उत्पादन होता है। Water can also be saved for future use when the demand for electricity is high, hence the uses of water remains judicious. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम पानी को यानी वाटर को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के यूज के लिए, ठीक है। जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा की या विद्युत ऊर्जा की ज्यादा जब डिमांड होती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पानी को बचा के रख सकते हैं और इसका जो है अच्छे से या जुडिशियसली हम इसका यूज कर सकते हैं। द लेक और रिजर्वॉयर विच फॉर्म्स बिहाइंड द डैम कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस, वाटर स्पोर्ट्स एंड इवन एज अदर फॉर्म ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी। जो डैम्स के पीछे जलाशयों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि झीलों का निर्माण किया जाता है, उन झीलों का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं, पानी के जो स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें कर सकते हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है जैसे बोटिंग हो गई, ठीक है, हाउस बोट्स बना सकते हैं, तो इन सब चीजों में भी हम क्या कर सकते हैं, इन रिजर्वॉयर या जलाशयों का उपयोग कर सकते हैं। A few large dams such as the Bhakra Nagar Dam present in India are tourist attraction. इसी तरीके से बहुत सारे जो है डैम्स हैं, जैसे कि भाखरा नागल डैम है, जैसे मैंने आपको बताया टिहरी डैम है, तो वो एरियाज जो है वो टूरिस्ट के अट्रैक्शन हैं। क्यों है? इसी कारण, क्योंकि रिजर्वॉयर के कारण वहां बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। When used, the electricity produced by the dams does not even generate greenhouse gases, therefore they do not pollute the atmosphere. जब बिजली का उत्पादन किया जाता है डैम्स में तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल है वो प्रदूषित नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। बांध बनाने से 4 लाभ होते हैं। पनबिजली शक्ति की मदद से एक स्थिर दर पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। बिजली की मांग अधिक होने पर पानी को भविष्य में उपयोग के लिए भी बचाया जा सकता है, इसलिए पानी का उपयोग विवेकपूर्ण रहता है। बांध के पीछे बनने वाली झील या जलाशय का उपयोग सिंचाई उद्देश्यों, पानी के खेल या यहाँ तक कि आनंददायक गतिविधियों के अन्य रूपों के लिए भी किया जा सकता है। भारत में मौजूद भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल बांध जैसे कुछ बड़े बांध पर्यटकों के आकर्षक हैं। जब उपयोग किया जाता है तो बांधों द्वारा उत्पादित बिजली ग्रीन हाउस गैसों को भी उत्पन्न नहीं करती है और इसलिए वे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम या अभी तक जो है हमने आपका जो क्वेश्चन पेपर है, एक सैंपल पेपर था, वो हमने डिस्कस कर दिया है, साइंस का सैंपल पेपर, जिसके हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब हम
2020 का आपका जो साइंस का थ्योरी का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके जो पूर्णांक है यानी मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, ठीक है। और ये जो पेपर है वो आपका 3 घंटे का पेपर है। तो ये जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का पेपर आप देख सकते हैं, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी पूर्णांक है वो 80 मार्क्स है, ठीक है। पूर्णांक इसका 80 है यानी मैक्सिमम मार्क्स 80 है। अब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो पहला आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, यानी ये जो प्रश्न पत्र है इसमें कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सारे के सारे जितने प्रश्न हैं सब जरूरी हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उसके सम्मुख दर्शाए गए हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स हैं वो उसके सामने दर्शाए गए हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी पहला जो प्रश्न है क्वेश्चन 1 जो है वो मल्टीपल चॉइस है, यानी एक ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा और उसके 4 उत्तर आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक उत्तर जो है चुनना है। प्रश्न 2 से 6 तक 1 अंक के प्रश्न है। क्वेश्चन 2 से 6 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्या है क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 7 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। अगर हम प्रश्न संख्या 7 से 15 तक की बात करें तो ये जो प्रश्न है ये 2 अंक के यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 16 से 24 तक 3 अंक के प्रश्न है। अगर हम क्वेश्चन 16 से 24 की बात करें तो ये 3 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 25 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न है, और अगर हम बात करें 25 से 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो ये 4 अंक के यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। इंस्ट्रक्शंस, देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में 30 यानी 30 क्वेश्चंस है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, और सारे के सारे कंपल्सरी है, सारे के साथ अनिवार्य है आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस ऑप्शन में नहीं। नेक्स्ट है, मार्क्स allocated to every question is indicated against it। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के सामने वो दर्शाया गया है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी प्रश्न 1 जो है वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन 2 to 6 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 से 15 7 to 15 जो है वो 2 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 to 24 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। और क्वेश्चन 25 से 30 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट्स यानी जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसके क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, जो कि टोटल आपके 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन है। मैं आपको इनमें जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन पेपर 2020 का जो क्वेश्चन है उसके जो क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है, पहला विभव क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा दिशा क्षेत्र, चौथा उदासीन क्षेत्र। द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड फर्स्ट पोटेंशियल फील्ड, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड डायरेक्शन फील्ड, फोर्थ न्यूट्रल फील्ड। यानी आपको ये बताना है कि जो मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, ठीक है, जैसे कि आपका क्या है चुंबक है, छड़ चुंबक, जैसे कि ये क्या है आपका छड़ चुंबक है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। अब इसके जो चारों तरफ इसका जो एरिया है, जो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है उसमें एक फोर्स डिटेक्ट किया जाता है, यानी एक बल आपको महसूस होता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आप किसी लोहे के टुकड़े को लेके आते हैं और उसके
पास में रख देते हैं तो आपको एक फोर्स यानी बल महसूस होता है। तो इस फोर्स को जो कि आप इसके चारों तरफ महसूस कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, यानी इस एरिया को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें मैग्नेट के चारों तरफ के एरिया की, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चुंबक की बात कर रहे हैं तो चुंबक के चारों तरफ कौन सा फोर्स डिटेक्ट होगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। और उस एरिया को हम क्या कहेंगे, या उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, जहाँ पे आपको चुंबकीय बल महसूस हो रहा है या मैग्नेटिक फोर्स महसूस हो रहा है, उस एरिया को या उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। पहला वक्रता त्रिज्या, दूसरा फोकस दूरी, तीसरा वक्रता केंद्र, चौथा मुख्य अक्ष। The distance between pole and principal focus of a spherical mirror is called first radius of curvature, second focal length, third center of curvature, fourth principal axis। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपके पास गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है और एक आपका उत्तल दर्पण होता है। एक आपका कनकेव मिरर होता है, दूसरा आपका कन्वेक्स मिरर होता है। तो जब हम इनकी बात करते हैं, किसी भी गोलीय दर्पण की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या है, गोलीय दर्पण है। और ये क्या है, इसका पोल यानी ध्रुव है। ये जो है ये प्रिंसिपल फोकस है जिसे हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपसे ये कहा गया है कि इस पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो आप ये जानते हैं कि फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी फोकल लेंथ होगा, यानी फोकस दूरी। अब आपका अगला प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद द जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट। यानी एक बल्ब है जो कि जनरेटर से जुड़ा है और वो जो जनरेटर है, ठीक है, उसका जो आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है वो 220 यानी 220 वोल्ट दिया गया है। बल्ब से 0 यानी 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। द करंट फ्लो इन बल्ब इज 0.50 एम्पियर। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या कहा गया है कि जो बल्ब है उससे जो धारा प्रवाहित होती है वो 0.50 एम्पियर की धारा उससे प्रवाहित यानी फ्लो होती है। आपको बताना है बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। आपको V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट और आपको क्या दिया गया है, करंट यानी धारा, यानी I की वैल्यू दी गई है 0.50 एम्पियर। आपको पावर निकालनी है। अब पावर यानी जो शक्ति है बल्ब की आपकी जानते हैं P बराबर VI होता है, ठीक है। अब V की वैल्यू 220 वोल्ट, I की वैल्यू 0.50, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आया वो आया है 110 वॉट। तो जो ये आपका क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो आपका 110 वॉट है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? A man is able to see the distant object clearly but unable to see clearly the nearby objects. Which sightedness is the man suffering from? यानी ये कहा गया है कि एक आदमी है, उसको दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती है लेकिन पास की चीजें उसे अच्छे से दिखाई नहीं देती है। तो आपको बताना है कि उसको कौन सा दृष्टि दोष है। अगर हम बात करें दृष्टि दोषों की तो आपने दो तरीके के दृष्टि दोष पढ़े हैं, तीन तरीके के दृष्टि दोष पढ़े हैं। एक आपका मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया। तो अगर हम बात करें मायोपिया की तो मायोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें पास रखी हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। वहीं अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर रखी गई वस्तुएं दिखाई देती है पर पास रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और प्रेसबायोपिया की बात करें तो ये जो दृष्टि दोष है ये उम्र के साथ होता है, यानी जो आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं जिस कारण प्रेसबायोपिया जो है प्रेसबायोपिया जैसा दृष्टि दोष होता है। क्योंकि जो आपकी सिलेरी मसल्स होती है वो आपकी जो आंखों की लेंस होती है उसके फोकस को या उसका जो फोकल लेंथ है उसे चेंज करने में मदद करती है। तो जब वो कमजोर हो जाती है तो जो आपकी आई लेंस होती है, जो आंखों के जो लेंस होते हैं वो प्रॉपरली फोकस नहीं करते। तो अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति है जिसे दूर की चीजें दिख रही है पर पास की चीजें नहीं दिख रही है तो इस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है या जिसे आप फार साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है, यानी दूरदर्शिता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, फार साइटेडनेस ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया is a condition of the eye in which light is focused behind instead on the retina. ये एक ऐसा दृष्टि दोष है या ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाता, रेटिना के बाहर यानी उससे बाहर चला जाता है, उधर पे फोकस होता है। The person affected by hypermetropia cannot see nearby objects distinctly but can see distant object clearly. वो व्यक्ति जिसे हाइपरमेट्रोपिया होता है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है और जो दूर की वस्तुएं होती है उसे अच्छी तरीके से या स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दूरदर्शिता जिसे हाइपरमेट्रोपिया के रूप से भी जाना जाता है, आंख की एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रकाश रेटिना के बजाय पीछे केंद्रित होता है। हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित व्यक्ति या ग्रस्त व्यक्ति, हाइपरमेट्रोपिया से ग्रस्त व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बच्चों आज हमने जो लास्ट हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसके लास्ट 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2020 का उसे हमने डिस्कस किया। आई होप आपने जो आज क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको वो समझ में आ गए होंगे, आपने उन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।